हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड टुडे इज डे 2 ऑफ आवर नीट इन 10 मिनट सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स को कर रहे हैं जिसके चांसेस आपके नीट में आने के बहुत ज्यादा हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लेने वाले हैं दैट इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जिसमें हम करेंगे डार्क रिएक्शन के दो साइकिल्स दैट इज C3 एंड C4 साइकिल। इस पोर्शन में क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये बच्चे को बहुत दुख देता है। तो आज बेटा फॉर वन एंड ऑल हम इसको खत्म कर देते हैं। तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन हो चुकी है। लाइट रिएक्शन में हमने सोलर एनर्जी को यूज करके क्या बना लिया, एटीपी और NADPH बना लिया, जो कि अपनी एसिमिलेटरी पावर है। मेन पर्पस फोटोसिंथेसिस का है ग्लूकोज बनाना, स्टार्च बनाना, लेकिन अभी तक लाइट रिएक्शन में हमने ये काम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके यानी कि एटीपी और NADPH को यूज करके हम लेकर आएंगे उसे स्ट्रोमा में, जहां पर होगी डार्क रिएक्शन एंड जहां पर होगी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्ट्रोमा के अंदर बेटा चालू होगा C3 साइकिल। ये साइकिल किसने दिया था, मेल्विन केल्विन ने, इसीलिए इसका नाम क्या है, केल्विन साइकिल। ठीक है, इसका नाम C3 क्यों है अभी आपको पता चलेगा। देखो मेल्विन केल्विन ने यूज किया था रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन C14 एंड उसने काम किया था ग्रीन एल्गा पे। अब तुम बोले ग्रीन एल्गा पे क्यों किया, आम के पेड़ पे कर लेते, नीम के पेड़ पे कर लेते। एक्चुअली बेटा जिस चीज को ग्रो करना लैब कंडीशन में आसान है उसी पर काम किया जाता है। तो आम का पेड़ लैब में ग्रो करना आसान नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसने ग्रीन एल्गा पे काम किया, दैट इज क्लोरेला एंड सेंडेस्मम। ठीक है, अब बेटा इस साइकिल में टोटल 3 इवेंट्स है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसमें सबसे मोस्ट क्रूशियल इवेंट कौन सा है। तो तुम बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है, आपका कार्बोक्सिलेशन है। तो हो क्या रहा है, अपन को CO2 को फिक्स करके बनाना है अपना ग्लूकोज। तो शुरू करते हैं बेटा। आपके स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, RUBP दैट इज रुबिलोज बिसफॉस्फेट। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, देखो मेरे साथ साथ सीखते जाना, तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है, तुम बोलोगे 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसको मिली CO2 क्योंकि CO2 ही फिक्स करनी है, साथ में मिला पानी। जब बेटा 1 कार्बन वाली CO2 और 5 कार्बन वाला RUBP जुड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6 कार्बन बनना चाहिए, लेकिन यहां पर 6 कार्बन का कंपाउंड नहीं बनता है, यहां पर 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाते हैं। और वो जो 3 कार्बन का कंपाउंड है दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कितने हैं, 3 कार्बन के, तो 2 बनाने पड़ेंगे, यानी कि मैंने यहां पर क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आया दैट इज कॉल्ड एज रुबिस्को, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब रुबिस्को जो है ना ये बड़ा दल बदलू सा है, इसको CO2 मिलेगी, CO2 के साथ जुड़ जाएगा, इसको O2 मिलेगी, O2 के साथ भी जुड़ जाएगा। यहां पर अभी अवेलेबिलिटी किसकी है प्लांट को, CO2 की, तो यार ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा। कल को इसको ऑक्सीजन मिले, CO2 ना मिले, तो यार ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करने लगेगा, एक वेस्टफुल प्रोसेस दैट इज फोटो रेस्पिरेशन चला देगा। तो मान लो ऑक्सीजन नहीं है, अभी अपने को CO2 मिली और हमने कार्बोक्सिलेशन की, 5 कार्बन वाला RUBP जुड़ा 1 कार्बन CO2 से, तो 3 कार्बन कंपाउंड बने दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इनको रिडक्शन हो जाएगी एंड दे विल कन्वर्ट इनटू ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, इनकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास कौन आए, जो एसिमिलेटरी पावर हमने बनाई थी लाइट रिएक्शन में। तो इस प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADPH यूज हुए, याद कर लो, 2 ATP 2 NADPH यूज हुए। 2 क्यों बोला, क्योंकि यार 2 का कर रहे हैं ना, अगर 1 फॉस्फोग्लिसरेट की बात करेंगे तो 1 ATP 1 NADPH, यहां पर कितने 2 हैं, तो 2 ATP 2 NADPH को हमने यूज किया और इसको क्या बना लिया, 3-ट्रायोस फॉस्फेट बना लिया। अभी भी इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यार इसमें से कुछ तो ट्रायोस फॉस्फेट चल देंगे ग्लूकोज बनाने के लिए एंड ग्लूकोज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ट्रांसपोर्ट करना है तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बचे हुए जो ट्रायोस फॉस्फेट है उनका क्या हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा और ये क्या बना लेंगे, RUBP बना लेंगे। इस रीजनरेशन के प्रोसेस में भी आपका 1 ATP कंज्यूम होता है। तो यार अभी तक हमने कितना CO2 डाला था, 1 CO2 डाला। 1 CO2 में तुम्हारे कितने ATP कंज्यूम हुए, 2 यहां पर और 1 बेटा तुम्हारा यहां पर कंज्यूम हुआ, यानी कि फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल, यस फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल मेरे पास टोटल ATP कितने कंज्यूम हुए, 3, और टोटल NADPH कितने कंज्यूम हुए, 2। ठीक है, 2 ATP 2 NADPH आपके रिडक्शन में, बाकी 1 ATP आपका रीजनरेशन में। लेकिन एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे ये चक्कर कितनी बारी चलाना पड़ेगा, 6 बारी, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना, तो 1 CO2 फिर दूसरा फिर तीसरा, तो 6 बारी अपन को साइकिल चलाना पड़ेगा। सो फॉर 6 CO2 यानी कि फॉर 1 ग्लूकोज आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, दैट इज 18 ATP एंड 12 NADPH मॉलिक्यूल। अब सवाल आता है भैया इसका नाम तुमने C3 साइकिल क्यों रखा, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल आपका प्रोडक्ट है। अगर इसमें पूछ ले प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 को किसने एक्सेप्ट किया, तुम बोलोगे RUBP ने एक्सेप्ट किया, है ना, किसने एक्सेप्ट किया CO2 को, RUBP ने एक्सेप्ट किया और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाया दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। सो आई होप दिस C3 साइकिल इज डन, इट इज अ यूनिवर्सल साइकिल, ये हर पौधे में होता है। अब यार कुछ प्लांट्स रहते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में,
उनको हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करना है और कई बार कम CO2 भी होती है, तो भी बेटा वो चाहते हैं कि यार हम फिक्सेशन तो कर ही दें, कैसे भी करके हम यहां पर C3 साइकिल चला पाए। तो उनके पास एक अलग तरीके की एनाटॉमी है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्रॉन्स एनाटॉमी। ये क्रॉन्स एनाटॉमी आपको किस में देखने को मिलती है? C4 प्लांट्स में। अब 4 क्यों बोला? अगेन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसके 4 कार्बन का होगा, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। सो ये जो C4 साइकिल है ये चलता है उन प्लांट्स में जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। एग्जांपल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज मेज, एमरैंथस, सॉर्गम एंड शुगर केन। अब सवाल आता है कि क्या इन चारों प्लांट्स में सिर्फ C4 चलता है? नहीं भैया, C4 अल्टीमेटली CO2 को दे रहा है C3 को। C3 का चक्कर तो चलना ही चलना है। यहां पर एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है जिससे हम CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं C3 के लिए। तो ये पौधे ऐसे होंगे जिनमें C3 भी चलेगा और C4 भी चलेगा। अब इन प्लांट्स के बाद एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है, जैसे वो रीथ लाइक अरेंजमेंट नहीं होता जो श्रद्धांजलि चढ़ाते हैं, गोल गोल से फ्लावर्स होते हैं, उस टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें आप देखेंगे कि बड़े क्लोजली पैक्ड बंडल शीट सेल्स हैं जिनकी थिक वॉल है, याद रखना है थिक वॉल है। और अंदर ये अंदर वाले बेटा आपके बंडल शीट सेल है जिनकी थिक वॉल है, ये ब्लू वाले आपके। और बाहर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? मेसोफिल सेल दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर देयर इज अ कैच। वहां हम देख रहे थे इन C3 प्लांट्स सारा माल मसाला किस में प्रेजेंट था? मेसोफिल में प्रेजेंट था, वहां बंडल शीट का कुछ था ही नहीं। यहां पर जो है ना मेसोफिल के पास रुबिस्को नहीं है। भैया इनको C3 तो चलाना है, तो रुबिस्को अपने ने किसको दे दिया है? बंडल शीट को दे दिया है। तो मेसोफिल के पास एक अलग एंजाइम है जिसका नाम है पेपकेज और रुबिस्को नहीं है। इसका ऑपोजिट प्रेजेंट है थिक वॉल बंडल शीट में जिसमें आपका रुबिस्को है और पेपकेज नहीं है। चलो जी आ जाते हैं इधर C4 साइकिल में। तो C4 साइकिल की शुरुआत करते हैं मेसोफिल में। याद रखना है मेसोफिल के पास रुबिस्को नहीं है। तो यार CO2 आया, CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा? RUBP तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास रुबिस्को नहीं है। अब CO2 को एक्सेप्ट करने वाला एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप। ठीक है, पेप है। देन बेटा ये 3 कार्बन पेप के साथ एक और CO2 का कार्बन जुड़ेगा तो कितने कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा? 4 कार्बन वाला ना। तो यहां पर अपने पास 4 कार्बन वाला बन चुका है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन, दैट इज व्हाई द साइकिल इज कॉल्ड एज C4 साइकिल। पहली चीज। दूसरा बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर यहां CO2 का कौन है? कौन है बेटा? पेप है। तो ये 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा आपके मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। ये सारा काम कहां हो रहा है? आपके मेसोफिल सेल में हो रहा है। देन बेटा मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए आ गए अपने अगले बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में बेटा एंट्री लेने के बाद ये 4 कार्बन मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा 4 कार्बन पाइरुविक एसिड में, 3 कार्बन पाइरुविक एसिड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? 3 कार्बन, रुक जाओ। सो इट विल कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन पाइरुविक एसिड। अब यार 4 में से तुमने 3 यहां पर निकाल दिए तो 1 बच गया। ये जो 1 बचा वो क्या है? वो CO2 है। ठीक है, ये CO2 बेटा अब बंडल शीट के C3 में एंट्री मारेगा क्योंकि इसके पास रुबिस्को है। C3 में एंट्री मारेगा तो यार 3 ATP और 2 NADPH यूज हो जाएंगे पर CO2 मॉलिक्यूल। अब यार पाइरुविक एसिड वापस जाएगा किस में? मेसोफिल सेल में। और मेसोफिल सेल में बेटा रीजनरेट हो जाएगा इनटू पेप। तो 3 कार्बन पाइरुविक एसिड को वापस लेके गए और बना दिया दोबारा से पेप। इस प्रोसेस में, रीजनरेशन के प्रोसेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है पेप सिंथेटेज। ठीक है, यस, पेप सिंथेटेज। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? 2 ATP बेटा यूटिलाइज हो रहे हैं 2 ADP बनाने में। यानी कि कुछ तो एनर्जी तुम्हारी C3 में जो होनी थी यूज वो तो हो गई है, सिमिलेटरी पार्ट 3 ATP 2 NADPH। यहां पर 2 ATP एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं रीजनरेशन वाले प्रोसेस में। यानी कि अगर इसकी बैलेंस शीट बनाकर देखेंगे तो पर CO2 5 ATP हो गए ना, 3 C3 वाले और 2 यहां रीजनरेशन वाले। NADPH पे कोई फर्क नहीं है, NADPH पे कोई फर्क नहीं है, 2 NADPH। अब पर CO2 यार ये बैलेंस शीट है। एक ग्लूकोज के लिए कितना CO2 चाहिए? मुझे 6, मतलब 6 बारी साइकिल अपने को चलाना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 ATP और कितने NADPH? 12 NADPH। यानी कि कितने ATP एक्स्ट्रा यूज हुए यहां पर? वहां कितने थे? वहां कितने थे? 18। यहां कितने हैं? 30। 12 ATP का एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन हो रहा है इन C4 प्लांट्स। तो आई होप बेटा आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। C3 C4 को कंज्यूम मत करना, कंफ्यूज मत करना। C3 हर एक प्लांट में होता है, C4 ये स्पेशल ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स जिसको याद करना है मेज, एमरैंथस, सॉर्गम एंड शुगर केन। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक जरूर करा करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन दिस सीरीज। थैंक यू सो मच गाइज।